हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर पे। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हार्ट फेलियर के जनरल कॉन्सेप्ट पे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमने डिस्कस किया था। उसको कैसे डिफाइन किया जाता है हार्ट फेलियर को, उन पॉइंट्स पे उस वीडियो में बात की गई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन पे उसके लिंक को मैंने शेयर किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब हमने हार्ट फेलियर की बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात की थी, वहां पे हमने एक पॉइंट पे फोकस किया था, कार्डियक कार्डियक आउटपुट पे। क्योंकि अगर आपका हार्ट नॉर्मल कार्डियक आउटपुट नहीं दे रहा है जितना बॉडी को ब्लड रिक्वायर्ड है, क्योंकि ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, जो आपका ब्लड हार्ट से पंप होके बॉडी के अदर पार्ट्स को सप्लाई हो रहा है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से मिल रहा है उसे? हार्ट से मिल रहा है। तो हार्ट अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, यानी कि पंपिंग नहीं कर रहा है, पंपिंग नहीं कर रहा है मींस कार्डियक आउटपुट नॉर्मल नहीं दे रहा है जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है। नॉर्मली कार्डियक आउटपुट कितना होना चाहिए? 5 to 6 लीटर पर मिनट होना चाहिए। यानी कि एक मिनट में आपके हार्ट को 5 से 6, नॉर्मली किस कंडीशन में? जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में, जब आप नॉर्मली रेस्टिंग कंडीशन में है, रिलैक्स कंडीशन में, तो उस कंडीशन में आपके हार्ट को नॉर्मली 5 to 6 लीटर एक मिनट में इतना ब्लड उसको सप्लाई करना है, पंप करना है, यानी कि उतना कार्डियक आउटपुट उसको देना है। तो अगर ये कार्डियक आउटपुट नहीं हो पा रहा है, हार्ट आपका इस कार्डियक आउटपुट को जनरेट कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज हार्ट फेलियर। तो वहां पे इन पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया था। तो हार्ट फेलियर होने के क्या कारण हो सकते हैं? यानी कि लो कार्डियक आउटपुट के, टोटली किसकी वजह से हो रहा है? लो कार्डियक आउटपुट होने से हार्ट फेलियर की कंडीशन डेवलप हो रही है। तो लो कार्डियक आउटपुट के क्या रीजन हो सकते हैं, उन पे भी हमने उस वीडियो में बात की थी। कुछ आपके फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती है, कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, गॉट इट? जैसे एज, ज्यादा ओवर एज हो जाना, गॉट इट? या जेंडर पे भी डिपेंड करता है, या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, या फिर आपका इमोशंस पे डिपेंड करता है, गॉट इट? या फिर एक्सरसाइज आप ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है? तो एक्सरसाइज की कंडीशन में नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जो सेल्स होती है, सेल्स का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ज्यादा ऑक्सीजन की अगर रिक्वायरमेंट है तो ज्यादा ब्लड भी चाहिए, क्योंकि ब्लड ही ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है टिश्यू तक, गॉट इट? तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सेसिवली आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में नॉर्मली 30 to 35 लीटर पर मिनट कार्डियक आउटपुट चला जाता है। इतना नॉर्मल होता है किस कंडीशन में? जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, गॉट इट? तो दूसरी कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशंस, जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन, या आप कह सकते हैं कि कोरोनरी हार्ट डिजीज अगर है, किसी भी वजह से हो सकती है, या तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से हो सकता है, ठीक है, आर्टरीज में ब्लॉकेज होने से हो सकता है, या फिर कोई इंफेक्शन के केस में हो सकता है, कोई वायरल इंफेक्शन या बैक्टीरियल इंफेक्शन के केस में हो सकता है। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्या होता है? मायोकार्डियल इंफार्क्शन में आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो, उनका ब्लॉकेज हो जाता है, और जो आपकी हार्ट मसल्स होती हैं, हार्ट मसल्स में इंफार्क्शन आ जाता है, यानी कि वो मसल्स आपकी क्या हो जाती है, वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, इस्केमिक डिजीज हो जाती है, गॉट इट? तो टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई अगर नहीं हो रहा है तो वो टिश्यूज आपकी इस्केमिक हो जाती है, गॉट इट? तो अगर आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में नहीं पता तो मेरे चैनल पे आप इस पर फुल वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। उस पर मैंने डिस्कस किया हुआ है कि क्या है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो दोस्तों, यहाँ पे हार्ट का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आप देख रहे हैं हार्ट का स्ट्रक्चर, 4 चैम्बर हार्ट में होते हैं। इधर आप राइट साइड में आइए, इधर राइट एट्रियम, और उसके बाद राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो आप वेन्स देख रहे हैं, दीज आर द वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा बॉडी के लोअर पार्ट से, यानी कि लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं, और सुपीरियर वेना केवा भी क्या करती हैं, बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है। नॉर्मली आपको पता है। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहां आता है? राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रिया से फिर ये ब्लड किधर आता है? राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से जब ये राइट वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि सिस्टोल की जब प्रोसेस होगी, कॉन्ट्रैक्ट करने को क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं हार्ट की लैंग्वेज में, गॉट इट? तो कॉन्ट्रैक्शन जब इस राइट वेंट्रिकल का होता है तो ब्लड पंप होके इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। इधर से आप देखिए, ये वाली जो
आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, ये इसको लेफ्ट लंग पे लेके जा रही है, और जो ये वाली आर्टरी है वो इसको राइट लंग पे लेके जा रही है। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसलिए जो ब्लू कलर से जो आपकी आर्टरी दिखाई गई है वो कैसी है? पल्मोनरी आर्टरी है। गॉट इट? और फिर क्या होता है दोस्तों, लंग्स में इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि लंग्स के लेवल पे क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। तो यहां पे गैसेस एक्सचेंज हो जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में था वो बाहर चला जाता है, और इससे क्या बाइंड कर जाता है? ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन अंदर आती है। गॉट इट? तो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके फिर आपकी जो पल्मोनरी वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में एंटर करता है। सबसे पहले कहां एंटर करेगा? लेफ्ट एट्रिया में एंटर करेगा, देन फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। गॉट इट? फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि जब सिस्टोल होगा लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो ये ब्लड पंप होके इस एओर्टा के थ्रू, ये आपका क्या है? आर्च ऑफ एओर्टा जिसको बोलते हैं, जिसके थ्रू ब्लड हमारा कहां जा रहा है? बॉडी के अदर पार्ट्स को सप्लाई हो रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होके इसी एओर्टा के थ्रू बॉडी के पूरे पार्ट्स को सप्लाई होता है, लोअर लिम्ब की तरफ भी और अपर लिम्ब्स की तरफ भी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। गॉट इट? तो नॉर्मली हार्ट का ये फंक्शन होता है। तो हार्ट की इस नॉर्मल फंक्शनिंग में कौन कौन सी चीजें हेल्प करती हैं? बेसिकली आपकी जो मसल होती है, हार्ट की मसल, हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स इसमें हेल्प कर रही है, क्योंकि अगर ये मसल्स आपकी हेल्दी नहीं है, कार्डियक मसल अगर हेल्दी नहीं है, तो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। यानी कि जो सिस्टोलिक जो प्रोसेस हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्शन का रिडक्शन हो जाएगा अगर आपकी मसल्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के ही थ्रू ब्लड पंप होके बॉडी के अदर पार्ट्स को पहुंच रहा है। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ना होने पे क्या होगा? जब आपकी मसल्स वीक है, मसल्स में कोई इंफेक्शन है, मसल में कोई प्रॉब्लम है, कार्डियक मसल्स में, तो कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी और एप्रोप्रिएट कार्डियक आउटपुट जनरेट नहीं हो पाएगा। गॉट इट? तो इस चीज में एक तो कार्डियक मसल्स हेल्प करती हैं, गॉट इट? और दूसरा ये जो वाल्व्स आप देख रहे हैं, जैसे ये मिट्रल वाल्व है और दिस इज द ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, ये भी हेल्प कर रहे हैं, और एओर्टिक वाल्व भी हेल्प कर रहा है, और दूसरा जो पल्मोनरी वाल्व्स हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं, और इधर से जो सेमिलुनार वॉल्व्स हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं। तो टोटली जो वॉल्व्स हैं हार्ट पे, वो वॉल्व्स भी क्या कर रहे हैं? इस प्रॉपर फंक्शनिंग में, जो प्रॉपर पंपिंग हार्ट की हो रही है, जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट जनरेट हो रहा है, उसमें हेल्प कर रहे हैं, और साथ में कार्डियक मसल्स भी हेल्प कर रही है। तो प्रॉब्लम कहां आती है कि जब ऐसी कंडीशन हो कि जब आपकी जो कार्डियक मसल्स है, कार्डियक मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए। ऐसा कब हो सकता है? जब आपको क्या हो? जब किसी पर्सन को कार्डियक या आप कह सकते हैं कि कोरोनरी हार्ट डिजीज है, कोरोनरी हार्ट डिजीज की कंडीशन में ऐसा हो सकता है, या इस्केमिक डिजीज की कंडीशन में हो सकता है। गॉट इट? या पोस्ट मायोकार्डियल इंफाक्शन में। गॉट इट? तो मायोकार्डियल इंफाक्शन में क्या होता है कि मायोकार्डियल इंफाक्शन में सपोज लेफ्ट वेंट्रिकल, अब हम बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करेंगे, क्योंकि यहां पे हम लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट फेलियर की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि हार्ट फेलियर किसी भी वजह से हो सकता है, यानी कि किसी में भी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम से हो सकता है, या राइट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम होने से भी हो सकता है। गॉट इट? तो बेसिकली जो ज्यादातर जो हार्ट फेलियर की कंडीशन आती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम होने की वजह से हार्ट फेलियर की कंडीशन आती है। और स्पेशली जो हम कॉन्जेस्टिव हार्ट डिजीज की बात कर रहे हैं, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर की बात कर रहे हैं, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ही प्रॉब्लम होने से, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाने से ही कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन आती है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि अगर ऐसी कंडीशन है कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मसल्स हैं, यानी कि कार्डियक मसल है, उसमें क्या हो जाए? लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल में अगर आपका प्रॉब्लम है, यानी कि यहां पे क्या है? सपोज मायोकार्डियल इंफाक्शन हो गया, इस मसल में मायोकार्डियल इंफाक्शन हो गया, तो टोटली ये मसल आपकी क्या हो जाएगी? मसल का इंफाक्शन हो गया है, मींस मसल आपकी मसल क्या हो जाएगी? एकदम रिजिड हो जाएगी। गॉट इट? यहां पे ब्लड सप्लाई नहीं आ रहा है, कोरोनरी हार्ट डिजीज होने की वजह से आपका उस कोरोनरी सप्लाई पर ब्लॉकेज आ गया है। तो ऐसी कंडीशन या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस इसका एक रीजन हो सकता है। गॉट इट? और भी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, जिससे क्या हो गया कि आपकी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां पे क्या हो गया? मायोकार्डियल इंफाक्शन हो गया। अब ऐसा होने से क्या होगा दोस्तों कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है
वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि इसमें कैसी प्रॉब्लम आ जाएगी, रिड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टी है लेफ्ट वेंट्रिकल की, कॉन्ट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इस मसल में क्या हो गया है, मायोकार्डियल इंफाक्शन हो गया है, कोरोनरी जो सप्लाई है उसमें ब्लॉकेज आने की वजह से, या और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन अगर नहीं कर पाएगा तो सिस्टोल नहीं होगा, सिस्टोल नहीं होगा तो यहां से ब्लड बॉडी के अदर पार्ट्स को सप्लाई नहीं हो पाएगा, ब्लड इस लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप आउट होके बॉडी के अदर पार्ट्स को नहीं जा पाएगा, यानी कि जो ऑर्टिक सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। गॉट इट, बात समझ आई। तो क्या होगा कि, लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये फिल हो रहा है, ब्लड इसमें आ रहा है, ब्लड तो इसमें फिल हो रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन ना हो पाने की वजह से ये ब्लड का आउटपुट नहीं दे पा रहा है, यानी कि कार्डियक आउटपुट जनरेट नहीं हो पा रहा है, ब्लड इस वेंट्रिकल से बाहर नहीं जा पा रहा है, यानी कि इस ऑर्टिक सप्लाई को नहीं जा पा रहा है ब्लड। गॉट इट। तो क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी, कंडीशन ग्रेजुअली आएगी, 2 दिन में, 3 दिन में, या 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, महीनों बाद, सालों बाद एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि धीरे धीरे क्या होगा कि ब्लड तो इसमें आपका फिल हो रहा है, ठीक है, ब्लड तो फिल हो रहा है, एक कंडीशन ऐसी आएगी लेकिन जा नहीं पा रहा है बाहर। तो एक कंडीशन क्या आएगी, एक कंडीशन ऐसी आपकी डेवलप होगी कि दिस लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल आपका फिल हो जाएगा किससे, ब्लड से, एक्स्ट्रा ब्लड इसमें फिल हो जाएगा, क्योंकि बाहर नहीं जा पा रहा है, लेकिन ब्लड इधर से आ रहा है, ठीक है, ब्लड लंग से आ रहा है, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि बाहर न जा पाने की वजह से इसमें इसका एक्सेसिव एक्युमुलेशन हो जा रहा है। गॉट इट। तो एक्स्ट्रा जो आपका, या फिर कम ब्लड जा रहा है, ठीक है, कंप्लीटली नहीं जा रहा भी नहीं कह सकते, क्योंकि रिड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी होने से ही कम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जितना इसको कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पंप आउट करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा है, कम कर रहा है। तो एक्स्ट्रा ब्लड का यहां पर क्या हो जाएगा, एक्युमुलेशन होने से एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये ब्लड ओवरफ्लो होके किधर चला जाएगा, ये लेफ्ट एट्रिया पे चला जाएगा। गॉट इट। तो लेफ्ट एट्रियम पर जब इसका एक्युमुलेशन हो जाएगा ऊपर, क्योंकि अब फुलफिल हो गया, पूरी तरह से भर गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर लेफ्ट एट्रिया तक, पूरा ही ये आपका लेफ्ट हार्ट पूरा ही क्या हो गया है, फिल हो गया है ब्लड से। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये ब्लड लेफ्ट एट्रिया से बैक फ्लो करने लगेगा, क्या होगा, इसका बैक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लंग्स की तरफ को, ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं इनके थ्रू ये बैक फ्लो इसका स्टार्ट हो जाएगा, ये किधर चला जाएगा, लंग्स की तरफ हो जाएगा। और जो लंग्स से ब्लड इधर आने की कोशिश कर रहा है, ये ब्लड इसको अपोज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका लेफ्ट हार्ट फुलफिल हो चुका है ब्लड से। गॉट इट। तो यहां से आने वाला जो ब्लड है, इधर से जा बैक होने वाला ब्लड, उस ब्लड को अपोज करेगा, उसके फ्लो को, तो ब्लड का टोटली लंग्स में क्या हो जाएगा, डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्युमुलेशन हो जाएगा, यानी कि लंग्स के लेवल पर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। किसकी वजह से, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, इंक्रीज्ड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम भी वहां पे बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से ब्लड प्रेशर उस एरिया पे आपकी बढ़ जाएगी, लंग्स के लेवल पे। तो क्या होगा, ब्लड का एक्सेसिव एक्युमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, कहां पे, लंग्स में। गॉट इट। तो लंग के लेवल पर कैसे होगा, क्या होगा, वो हम आगे अभी डायग्राम बना के आपको समझाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि होता क्या है जनरली। यहां पे अब हम लंग्स के लेवल की बात कर रहे हैं, लंग्स के लेवल पे हम आज आ गए हैं। यहां पे देखिए इसको, दिस इज द एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई है, और यहां पे आप देख रहे हैं कि दिस इज द कैपिलरी नेटवर्क, पल्मोनरी कैपिलरी नेटवर्क। आपको पता है कि जहां पे आर्टेरियोल और वेन्यूल्स आके कनेक्ट होते हैं, दैट जंक्शन इज नोन एज कैपिलरी नेटवर्क और कैपिलरी जंक्शन, कैपिलरी नेटवर्क। तो ये पल्मोनरी लेवल की बात है, लंग्स के लेवल की बात है, तो इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी कैपिलरी नेटवर्क बोलेंगे। तो दिस इज द आर्टेरियोल एंड दिस इज द वेन्यूल। गॉट इट। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने आपको बताया कि ब्लड जो है बैक फ्लो कर चुका है, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रिया तक पहुंच के लंग्स की तरफ को बैक फ्लो कर रहा है। गॉट इट। तो यहां पे क्या हो रहा है कि हमने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, कहां पे, लंग्स के लेवल पे। तो इन वेसल्स में यहां पे कैपिलरी लेवल पर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, यानी कि इन वेसल्स में क्या हो रहा है, ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तब क्या होगा कि यहां पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा,
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में क्या होता है कि वेसल्स का वो प्रेशर जिसके थ्रू जो फ्लूइड है, फ्लूइड जो है इन वेसल से बाहर की तरफ को निकलता है, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, इंटरस्टिशियल टिश्यूज में फ्लूइड लॉस होता है। गॉट इट? तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर इंक्रीज हो गया, कौन सा प्रेशर? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा कि इन वेसल से, यानी कि यहां से इस कैपिलरी लेवल पर एक्सेसिव फ्लूइड इन कैपिलरी से इंटरस्टिशियल स्पेसेस में मूव कर जाएगा। गॉट इट? जैसे एग्जांपल के लिए सपोज आप पानी से क्या कर रहे हैं, एक पाइप के थ्रू आप सिंचाई कर रहे हैं और उस पाइप में क्या हो गए, सपोज ये पाइप है और उस पाइप में अगर छोटे छोटे छेद हो जाएं, छोटे छोटे पोर्स उसमें बन जाएं और आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, आप ज्यादा प्रेशर से पानी को सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, इन पोर्स से पानी बाहर की तरफ को निकलने लगेगा। गॉट इट? नॉर्मली आप ये चीज नोट करते होंगे। गॉट इट? तो यहां पे भी क्या हो रहा है, इन वेसल्स में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, वेसल्स में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होने से क्या हो रहा है कि एक्सेसिव फ्लूइड क्या हो रहा है, इन वेसल से बाहर की तरफ को इंटरस्टिशियल स्पेसेस में मूव कर रहा है। तो जिससे क्या होगा कि ये फ्लूइड आपका कहां एक्युमुलेट हो जाएगा, ये इस स्पेस पे, एल्वियोलाई और कैपिलरी का के बीच का जो स्पेस है, जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, जहां पे क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, उन स्पेसेस को क्या कर देगा, ये एरिया घेर लेगा। ये फ्लूइड आपका, जो फ्लूइड बाहर निकला हुआ है, वो फ्लूइड आपका क्या कर लेगा, इस स्पेस को कवर कर लेगा। गॉट इट? तो जिससे क्या होगा, इस लेवल पर बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा, यानी कि ये एरिया पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगी, कोई स्पेस इस जगह पे नहीं रह जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज नॉन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन आने से, जब एक्यूमुलेशन इस फ्लूइड का हो जाएगा एक्सेसिवली इस लेवल पे, तो क्या होगा कि रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा। गॉट इट? इंडिविजुअल क्या करेगा, तेजी से रेस्पायर करने की कोशिश करेगा, तेजी से सांस लेने की कोशिश करेगा, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, बहुत छोटी छोटी सांसें लेना स्टार्ट कर देगा, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा। और क्या होगा, रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट्स होनी शुरू हो जाएंगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, फ्लूइड रिटेंशन एंड वेट गेन हो जाएगा इंडिविजुअल का। गॉट इट? बात समझ आ रही? और फटीग, वीकनेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही प्रॉपर्ली, जो ऑक्सीजन का जो यहां पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा था वो होना बंद हो गया। गॉट इट? तो ऐसा होने से क्या होगा, जब एक्सेसिवली एक्युमुलेशन हो जाएगा फ्लूइड का लंग्स में, तो ऐसा होने से परसिस्टेंट कफिंग भी होने लगती है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा कफिंग उसको होने लगती है। और कफिंग के साथ साथ क्या होता है, उसमें कुछ ब्लड के टिंजेस भी निकलने लगते हैं। जब कफ आप कर रहे हैं तो उस कफ के छींटों में, उस खांसी के छींटों में आपको ब्लड के टिंजेस भी देखने को मिलते हैं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सेसिवली जो ब्लड आपका निकल रहा है, कुछ ब्लड भी, क्योंकि पोर्स अगर बंद गए हैं, हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है वो ज़्यादा इंक्रीज होने से कुछ ब्लड भी, कुछ आरबीसीज भी इस फ्लूइड के साथ बाहर चले जाते हैं। तो उन आरबीसीज को, जो यहाँ पे एल्वियोलाई के जो मैक्रोफेजेज यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो मैक्रोफेजेज इन आरबीसीज को एंगल्फ करने की कोशिश करेंगे। गॉट इट? तो हीमोसिडिन भी आपका बढ़ जाएगा। तो हीमोसिडिन जो आपका कफ के साथ, खांसी के साथ जो छोटे छोटे छींटे पिंक कलर के या हल्के से रस्टी कलर के जो छींटे आपके निकल रहे हैं, वो क्या है, हीमोसिडिन का वो कलर है। गॉट इट? क्योंकि आरबीसीज को वहां पे जो लंग्स की एल्वियोलाई की जो माइक्रोफेजेज है वो इनगल्फ कर रही हैं। गॉट इट? तो ये कंडीशन। तो अब क्या होगा कि जब एक्सेसिवली यहां पे आपका फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाएगा तो बैक फ्लो होगा, एक तो इधर को बैक फ्लो होगा, दूसरा जो ब्लड राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को आ रहा है उसमें भी बैक फ्लो आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहां पे क्या हो गया, लंग्स में फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने से कंजेशन आ गया है, कंजेशन आ गया। तो कंजेशन आने से क्या होगा कि ये जो ब्लड यहां से आ रहा है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरह, सॉरी लंग्स की तरफ को आ रहा है, उसमें भी क्या हो जाएगा, उसमें भी रिडक्शन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्युमुलेशन जो यहाँ पे जो कंजेशन है, ये इस ब्लड को भी क्या करेगा, अपोज करेगा, ये से भी क्या करेगा, अपोज करेगा। गॉट इट? तो जिससे क्या होगा कि ये ब्लड भी आपका बैक फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा राइट वेंट्रिकल की तरफ। गॉट इट? तो राइट वेंट्रिकल का हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो यहीं पर आप समझे कि राइट वेंट्रिकल में की वजह से हार्ट फेलियर होना, वो किसकी वजह से होगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में हार्ट फेलियर होगा, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जब प्रॉब्लम होगी, वही राइट वेंट्रिकल के हार्ट फेलियर को जनरेट करता है। गॉट इट? तो सबसे पहला रीजन तो राइट वेंट्रिकल हार्ट फेलियर होने का यही होता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम हो, लेफ्ट वेंट्रिकल से रिलेटेड हार्ट फेलियर हो, तो वही चीज किसको जनरेट करता है, राइट वेंट्रिकल हार्ट फेलियर को जनरेट करता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं साइंस एंड सिम्टम्स की, कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में
कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स पेशेंट्स में जनरेट होते हैं, डेवलप होते हैं। तो सबसे पहला तो इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रैपिड एंड इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, और क्रैकलिंग साउंड आती है लंग्स से, क्योंकि लंग्स में फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने से क्या होता है कि ज़्यादातर जब लाइंग कंडीशन में, यानी कि जब आप आराम कर रहे हैं, सोए हुए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फ्लूइड जो आपका फिल हुआ है लंग्स पे, वो फ्लूइड क्या करता है, आपस में जो फ्लूइड के जो बबल्स बने हुए हैं वो आपस में टकराने से क्रैकलिंग साउंड जनरेट होती है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के लिए गुब्बारे में आप पानी भर दीजिए और उस गुब्बारे को आप हिलाते हैं तो एक अलग सी आवाज़ आती है, ठीक है, क्रैकलिंग टाइप की आवाज़ आती है, क्योंकि वो बबल्स आपस में जब टकराते हैं तो वो साउंड आती है। तो उस तरह की लंग्स से क्रैकलिंग साउंड आती है। तो जब आप उसको स्टेथोस्कोप की हेल्प से उस साउंड को सुने तो क्रैकलिंग साउंड आपकी लंग्स से आती है। गैलोप्स रिदम हो जाता है, यानी कि जो नॉर्मल सी लब डब की जो साउंड हार्ट से आती है वो साउंड नहीं आती है, एक एडिशनल हार्ट साउंड जनरेट हो जाती है जिसको गैलोप्स रिदम बोलते हैं, जैसे घोड़े के चलने की आवाज़ आती है, ठीक है। तो उस तरह की आवाज़ हार्ट से आने लगती है। स्वेलिंग लंग्स हो जाते हैं, लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है क्योंकि फ्लूइड एक्युमुलेट हो रहा है, चेस्ट में पेन होता है और परसिस्टेंट कफिंग होती है, कफिंग भी होनी शुरू हो जाती है, खांसी होती है परसिस्टेंट, काफी लंबे समय तक रहती है, विद वीजिंग, ठीक है, वीजिंग के साथ, यानी कि एक गरगर की आवाज के साथ खांसी होती है, या जब आप सांस ले रहे हैं तो लंग्स से एक गरगर की आवाज जनरेट होती है, और साथ में जब आप कफ कर रहे हैं तो ब्लड के भी कुछ टिंजेस आ जाते हैं, रस्टी टाइप के कलर के टिंजेस कफ के साथ बाहर निकलते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे नोजिया है, वोमिटिंग है, या फटीक, वीकनेस, इस तरह के कुछ, या लॉस ऑफ एपेटाइट, इस तरह के कुछ नॉन स्पेसिफिक जो सिम्टम्स हैं वो भी डेवलप हो सकते हैं इस कंडीशन में। कारण क्या हो सकते हैं कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर के? सबसे पहला तो कोरोनरी हार्ट डिजीज, देन डिफेक्टिव हार्ट वॉल्व्स, हार्ट की वॉल्व्स में कोई डिफेक्ट होने की वजह से, उनमें कोई प्रॉब्लम होने की वजह से भी कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। कार्डियोमायोपैथी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, डायबिटीज भी इसको जनरेट कर सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, थायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज होते हैं, थायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज होते हैं, तो जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, तो ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ जाती है, जिससे कार्डिक आउटपुट भी आपका क्या हो जाता है, ज्यादा जरूरत होती है, तो वो फुलफिल नहीं हो पाता। मायोकार्डाइटिस या फिर एनीमिया, इतने सारे कारण हो सकते हैं कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर के। तो दोस्तों आई होप कि आपके समझ में ये लेक्चर आया होगा, काफी लंबा वीडियो हो गया है, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।